नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। एक बढ़िया पैगाम। राजकारण आर्काइव मैंने पढ़ा। स्मृति ईरानी आगे बढ़ी और कैमरे और माइक्रोफोन के जमावड़े के सामने खड़ी हो गई। ये दिसंबर 2004 का दूसरा हफ्ता था। अनुभवहीन नेता के अलावा एक टीवी स्टार, जो भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले टीवी सीरियलों में से एक की प्रमुख अभिनेत्री थी, तब उन्होंने गुजरात के सूरत में एक गहनों की दुकान का उद्घाटन किया था। इस दौरान वहाँ मौजूद ज़्यादातर रिपोर्टर मनोरंजन चैनलों के थे। उन्हें उम्मीद थी कि ईरानी उन्हें उनके सीरियल की सास भी कभी बहू थी से जुड़ी कोई बाइट या स्कूप देगी। रिपोर्टरों ने सुना था कि इसके अगले एपिसोड में ईरानी अपने मनमौजी बेटे पर बंदूक तानने वाली हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ईरानी ने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पर करारा हमला बोला, जो तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रबल नेताओं में से एक के तौर पर देखा जा रहा था। ईरानी पिछले साल ही इस पार्टी का हिस्सा बनी थी। बीजेपी 6 महीने पहले संसदीय चुनाव हारी थी। पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी के सीनियर नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने हार के लिए 2002 के दंगों को जिम्मेदार ठहराया था। इन दंगों के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इसमें 254 हिंदू और 790 मुस्लिम मारे गए थे। अंग्रेजी में बोलते हुए ईरानी ने चीफ मिनिस्टर को पार्टी और गुजरात की छवि के साथ साथ वाजपेयी की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने दंगों के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पकड़े रहने के मुख्यमंत्री के फैसले को बेहद चौंकाने वाला और भयानक करार दिया और कहा, अगर चीफ मिनिस्टर गुजरात का मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं तो यह साबित होगा कि बीजेपी एक अलग तरह की पार्टी है। और इसके बाद ईरानी ने एक बड़े राजनीतिक दांव की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर अपना पद नहीं छोड़ते तो अटल जी के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर को मैं एक उपवास शुरू करूंगी, जो उनके पद छोड़ने तक जारी रहेगा और मेरा जीवन समाप्त होने तक का यह उपवास हो गया। तब बीजेपी के दो गुटों में बंटा हुआ माना जाता था। पहला वाजपेयी और ईरानी के गुरु प्रमोद महाजन का गुट और दूसरा उस समय पार्टी अध्यक्ष अडवाणी और 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने मुख्यमंत्री का उदीयमान गुट। सूरत में ईरानी का दाव वाजपेयी के पक्ष में जीतने के लिए सोच समझकर उठाया गया कदम लगा। ईरानी को लगता था कि बीजेपी ने उसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है और गुजरात यूनिट के वरिष्ठ बीजेपी नेता ने मुझे जुलाई में बताया कि अटल जी द्वारा ऐसा कहा जाना अलग बात थी, और लेकिन स्मृति जैसी एक नए सदस्य का ये कहना ठीक नहीं था। हमें झटका लगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में किसी नेता ने कभी भी खुलकर चीफ मिनिस्टर की आलोचना नहीं की थी। उन्होंने कहा, चाहे वह अपनी चेतना से बाहर बात कर रही हो या धूर्तता से, मैं इस बात से प्रभावित था कि वह कितना जोखिम उठाने को तैयार है। लेकिन ईरानी का गणित गलत था। बीजेपी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे जोरदार असंतोष को सहन करने के मूड में नहीं थी, खासतौर पर एक नए नेता से तो बिल्कुल नहीं। आउटलुक मैगजीन के मुताबिक पार्टी ने वह साफ कर दिया कि वे या तो अपना बयान वापस ले या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रही। ईरानी ने कदम वापस खींच लिए। उसने उस रात देर से जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा, आज दोपहर में सूरत गई थी जहां मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में बयान दिया था। मुझे बाद में एहसास हुआ कि पार्टी के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में मुझे यह नहीं कहना चाहिए था, इसलिए मैं बिना शर्त के अपना बयान वापस लेती हूँ।
और वरिष्ठ बीजेपी नेता ने उस दिन यही सोचा कि ये यहीं समाप्त होता है, उसका राजनीतिक करियर गया। वह इतनी ताकतवर नहीं कि उससे उबर सके। कई और नेताओं की तरह से इस नेता में भी ईरानी के को कम करने आंका था। बीजेपी को कवर करने वाले एक अनुभवी पत्रकार के मुताबिक ईरानी को उसी सप्ताह दिल्ली में अडवाणी से मिलने के लिए उड़ान भरी और उसने माफ़ी मांग ली, और अडवाणी ने 2 महीने बाद सबके सामने चीफ मिनिस्टर का साथ संघर्ष विराम करवा दिया। 7 फरवरी 2005 की शाम को भारतीय सिनेमा में देशभक्ति पर एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए कई बीजेपी सदस्य अडवाणी के घर इकट्ठे हुए थे। डॉक्यूमेंट्री उनकी बेटी ने बनाई थी, जहां टीवी कैमरों के सामने ईरानी ने झुककर चीफ मिनिस्टर के पैर छुए और इसके बाद चीफ मिनिस्टर उनके सर पर अपना हाथ रख दिया और उन्हें गुजरात की बेटी बुलाया। ये जो आर्टिकल्स हैं, ये रोहिणी मोहन ने लिखा। ये राजकारण है। कब किसी का उदय होता है, कब किसी का अस्त होता है। जो लोकसभा में इलेक्ट हुई, राज्यसभा में गई, मंत्री बनी, आज कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। समय यही कहता है कि राजकारण में इतना मत डूब जाओ कि तुम्हारा आना और जाना किसी को पता ही नहीं चले। इसके लिए अगर सेवा करनी है तो बिना सत्ता भी आप कर सकते हो। अगर बिना सत्ता आप सेवा करेंगे और सेवा के लिए सेवा करेंगे या सेवा दिल से करेंगे, उसमें बहुत फर्क है। जिन शहीदों ने देश के लिए तन मन धन से जो किया वो आप कभी नहीं कर सकते हैं। यही आज का पैगाम।